नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम आज के हमारे कार्यक्रम यानी 3 का सवाल में एक नया मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। और मैं हूं किरण। नमस्कार, मैं आशीष सिन्हा। 3 के सवाल में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के मुद्दे को आपको विस्तार से समझाते हैं। इजराइल ईरान जंग में हालात पल पल बदल रहे हैं। 12 दिन से जारी इस महासंग्राम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान ने ट्रंप के सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और थोड़ी देर बाद ही इजराइल पर हमला भी कर दिया। इजराइल की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन ईरान ने थोपी गई शांति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इजराइल पर दोबारा हमले किए दबाव बना दिया, जिसके बाद इजराइल की तरफ से तेहरान को दहलाने का बयान दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। तो 12 दिन चले इस जंग में मुख्य रूप से 3 किरदार थे: ईरान, इजराइल और अमेरिका। ईरान अकेला था, जबकि अमेरिका ने वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो मारते हुए आखिर में इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया है और अब सीज फायर का ड्रा गलापा है। तो क्या ट्रंप को वॉर रुकवाने का क्रेडिट पसंद है? तो वहीं ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इजराइल और अमेरिका ने जिस उद्देश्य से ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो चुका, या ट्रंप ईरान से पलटवार से डर गए हैं? ट्रंप को रूस, चीन और ईरान की नजदीकियों से भी क्या खौफ है? और सवाल ये भी उठता है कि ट्रंप के अलावा सीज फायर में आखिर किसकी मध्यस्थता थी? चलिए इसी पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताते चलें। पहला बड़ा सवाल, नेतन्याहू और ट्रंप का मकसद क्या पूरा हो चुका है, उद्देश्य पूरा हो चुका है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ईरान परमाणु बम अब नहीं बनाएगा? और तीसरा सवाल, ट्रंप को वॉर रुकवाने का क्रेडिट पसंद है? तो ये 3 सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और यही सवाल हर किसी के जहन में। हमारे साथ सभी मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। और वहीं कुछ देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कर्नल अनुराग शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कर्नल अनुराग शुक्ला जी, स्वागत करते हुए जय हिंद। और साथ ही आपसे ये समझने की कोशिश, क्या वाकई अब सीज फायर हो गया है या फिर अभी भी इसमें कई सारे पेंच जो है वो नजर आ रहे हैं? जी, जैसे कल रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग में अनाउंस हुआ था सीज फायर का, तो इसका अभी जो कुछ घंटे का जो टाइम होता है, 12 से 15 घंटे का टाइम होता है, वो लगता है थोड़ा सा, बिकॉज दोनों पक्षों को अपने अपने फौजों को बताना होता है और वो जब तक नीचे तक आदेश जाता है तब तक थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीज फायर लागू होगा और अमल में लाया जाएगा। लेकिन शुक्ला साहब, आप कह रहे हैं कि ये टाइम लगता है, वो दौर शायद थोड़ा पुराना नहीं हो गया जहां पर इतना ज्यादा वक्त लगेगा? अब तो आपको कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है फौज की, जहां पर आप तुरंत बताएं। इसमें थोड़ी सी आपको नहीं लगता इच्छा नहीं है ईरान की? ईरान ने फिर बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी है, कईयों को मार दिया इजराइल में, अब इजराइल भी मजबूर है। ट्रंप ने दावा किया है, अब ट्रंप चाचा कह रहे हैं कि सीजफायर हो गया है। क्या ट्रंप को मतलब गलत साबित करने के लिए ईरान धन्यवाद करता है कतर का? थैंक यू कतर, आपने यहां पर सीजफायर कराया। अलग बात है, कतर के ही बेस पर उन्होंने अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइल, लेकिन ये आपको लगता है और भी एंगल होगा कम्युनिकेशन को छोड़ के? विस्तार से समझाइएगा सर। नहीं, बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन का हम इसलिए प्रायोरिटीज दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपल्शंस छुपे हुए हैं। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो वॉर शुरू हुई थी और वॉर जब चल रही है तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स का अपनी आवाम को एक संदेश देना है, उनको बताना है कि हम कितने स्ट्रांग है और हमने किस तरह से दुश्मनों से लोहा लिया। तो इसी तरह से अगर आप देखें, ईरान की जो लीडरशिप है वो अपने लोगों को बताना चाहेगी कि हमने इस फायर को कंट्रोल किया है, हमने लास्ट में फायर किया था। तो फायरिंग का जो मिसाइल के जो लेटेस्ट राउंड जो आपने बताया कि अभी भी दागे गए हैं, तो वो उनको अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिका से दबे नहीं हैं, हम किसी प्रेशर में नहीं आए हैं। तो 15-20 घंटे का समय देना चाहिए और अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दोनों को पूरे करने हैं। तो डेफिनेटली एक शील्ड की तरह बात किया जाए तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनुराग जी, इस पूरे अगर युद्ध को देखें और युद्ध विराम को देखें तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, या सीधे अर्थ में ये कहे ना तुम जीते ना हम हारे और दोनों ही अपनी जीत को क्लेम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो, युद्ध किसी तरह से ये एक
बैलेंस्ड युद्ध नहीं था। दोनों के पास एक एक लिमिटेशंस थी। एक हवाई फायर चल रहा था, ईरान ऑलरेडी लिमिटेशन में था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सेकंड, उन दोनों दोनों देश जो लड़ने चाहते हैं, उन दोनों देश के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो धीरे धीरे इसराइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता जा रहा था। जिस तरह से उनकी जो वॉर की कैपेसिटी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, और बहुत इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ता जा रहा था उनको, बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे थे, और जितने भी उनको रिप्लेनिश करने की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही थी। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से है कि दोनों अपनी तरफ से क्लेम करते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए और अब हमें शांत हो जाना चाहिए। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों को ही जय हिंद। संजीव सर, आपके पास आते हुए इस बात को कि अगर, क्योंकि देखिए हम डोनाल्ड ट्रंप को लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्रेडिट लेने की होड़ है कि चीजें हुई नहीं। अगर 6 घंटे 12 घंटे का इंतजार करना है, आप भी इंतजार कर सकते थे वो पोस्टर बनवाने से पहले या ट्वीट करने से पहले। ये गलती आपने पहले भी की और दोबारा से आप वही चीजें करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कतर की भी भूमिका नजर आ रही है, तो अब ऐसे में क्या माने, कतर या फिर अमेरिका? जय हिंद किरण जी। देखिए, ये जो मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की और इसराइल ने भी 13 जून को ही ये कार्रवाई की थी। और उनके जो एक तात्कालिक जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के, उसमें उसे जरूर बड़ी सफलता मिली है। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है वर्षों पीछे चला गया है। लेकिन ईरान को अपनी राष्ट्र की जनता को भी, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को विशेष रूप से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक मैसेज देने के लिए कि ईरान कहीं से कमजोर नहीं है, इस्लामिक रिजीम वहाँ की कमजोर नहीं है, उन्होंने एक रिटेलिएशन किया है। और वो रिटेलिएशन जाहिर है कि दोहा पे जो अमेरिका के बेस है उस पर करके और इसराइल के जो सिटीज पर। लेकिन उसके साथ साथ अब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है कि उनको चूंकि ऑब्जेक्टिव्स उनके पूरे हो गए हैं, तात्कालिक ऑब्जेक्टिव, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की घोषणा कर दी। लेकिन जहां तक जो ईरान के अभी जो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि फिर से उन्होंने कुछ एक मिसाइलें दागी हैं, तो एक अपनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को ईरान मेंटेन करके रखना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि भविष्य में भी हम इस तरीके के सिचुएशन को डील कर सकते हैं और किसी भी तरीके की सरप्राइज अमेरिका और इजराइल को दे सकते हैं। उसको करने के लिए ईरान ने ऐसा फिर से कुछ मेजर्स लिए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इससे ज्यादा वो नहीं जाना चाहेगा और ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण भी यही होगा कि वो अपने, लेकिन सर एक सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं ईरान मान रहा, जिसने परमाणु साइट्स पे हमला भी कर दिया। कतर की बात मान रहे हैं, जबकि कतर को नो डाउट ऐसा कहा जा रहा है, जो निकल कर बातें आ रही हैं, आप ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि अमेरिका ने ही कतर से या कतर की अमेरिका से बात हुई कि ईरान को समझाया जाए। तो जो मोटिव था एक डोनाल्ड ट्रंप का अपने कंट्री को एक तरह से फिर से ग्रेट बनाने को लेकर के या एक तरह से अपने आप को एक शांति दूत बनाने को लेकर के, उसमें तो पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा किरण जी ऐसा मानना है कि कतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। छोटा राष्ट्र जरूर है लेकिन वो बेहद महत्वपूर्ण है। और कतर की जो इमेज है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के तौर पर रही। कतर के जो संबंध है, चाहे वो ईरान से हो चाहे वो अमेरिका से हो, बहुत ही अच्छे हैं। और दोहा जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मिडिल ईस्ट रीजन में अगर बात करें विशेष रूप से, तो एक केंद्र बन करके वहां पे रहा है। चाहे वो तालिबान और अमेरिका के बीच की बातचीत रही हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका। लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट की बात अगर श्रीवास्तव साहब कहा जाए तो अमेरिका का जो वर्चस्व है बिल्कुल वो साफ तौर पर समझ में आता है। देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी एनालिसिस के बारे में जाने जाते हैं। देवनाथ जी की मैं न्यूट्रल रहकर बोलूंगा। देवनाथ जी, ये आप मुझे बताइए, कल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि जो वहां से फायर हुआ, अब है तो टेरिटरी, एयर स्पेस तो कतर का है। अब कतर के एयर स्पेस में वायलेट किसने किया? ईरान ने। और कतर की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुई। आपने बताया था कि कतर की एयर डिफेंस चलाता कौन है पेट्रियट, अगर वहां ये सब है तो वो अमेरिका चलाता है, उसको ऑपरेट भी अमेरिका ही करना जानता है। तो ये जो है पूरा गेम खेलना ये अमेरिका की तरफ से खेला जा रहा है। कतर मात्र एक पपेट के रूप में जवाब दे रहा है। कतर ने कहा वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे, जवाब देना हमारा अधिकार है। और अब ईरान कतर को धन्यवाद कह रहा है। तो या तो एक गाल पे थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया ईरान ने कतर को, फिर बोला यार बुरा मत माना, तुम तो मेरे दोस्त हो, चलो अब सीज फायर का क्रेडिट मैं आपको देता हूं, अब मान जाओ। क्या ऐसा ही हुआ था क्या देवनाथ जी? देखिए, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, ईरान की कोई एम्बेसी अमेरिका में नहीं है, अमेरिका की कोई एम्बेसी ईरान में, तेहरान में नहीं है। दोनों ही आपस में कट्टी हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत नहीं करते।
इसीलिए कतर जो है वो वाया मीडिया है। ईरान को जब कुछ अमेरिका को बोलना होता है तो ईरान वो कतर को बोलता है, कतर उसको अमेरिका को बोलता है। इसी तरह से अमेरिका को अगर ईरान को कुछ बोलना होता है तो अमेरिका वो कतर को बोलता है और कतर वो ईरान को बोलता है। तो ईरान सिर्फ एक मीडिया है, एक संपर्क करने का साधन है। कतर जो है वो सिर्फ एक मीडिया है, एक संपर्क करने का साधन है। कतर की अपनी कोई ऐसी हेकड़ी धाकड़ी या फोर्स नहीं है जिसके तहत वो चाहे अमेरिका को बाध्य करे या ईरान को आर्म ट्विस्टिंग कर सके। लेकिन कतर की अच्छी बात यह है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के सारे देशों को अपने यहाँ बुलाकर कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। आप देखिए जितने मुस्लिम देश हैं, अगर वहां कुछ किसी को भी प्रॉब्लम होती है दौड़ के कतर में जाते हैं, कतर उसको $500 मिलियन $1 बिलियन ऐसे ही दे देते हैं। हमास के बीच में जो बात हो रही थी और इजराइल के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो भी कतर में ही ज्यादातर हो रही थी। ईरान और कतर हमेशा से ही बहुत क्लोज मित्र रहे हैं, हमेशा से ही, शाह ईरान के टाइम पे और अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए ईरान ने पहले से ही कतर को इत्तला देती थी कि दोस्त मैं तेरे घर में अमेरिका के बेस पर हमला कर रहा हूं, तो यार इसको प्लीज कतर पर हमला मत मानना। और ईरान ने अपनी तरफ से जो टारगेटिंग की वो सिर्फ अमेरिकन बेस को किया। ये अलग बात है कि हवा में 1-2 मिसाइल इधर उधर भ्रमित होकर चले गए। तो कतर की रोल अहम है, मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन मध्यस्थता कराने में और इन्फ्लुएंस करने में बहुत फर्क है। कतर का कोई भी इन्फ्लुएंस अमेरिका पर नहीं है, कतर का कोई भी इन्फ्लुएंस ईरान पर नहीं। तो देवनाथ जी हो तो पपेट ही गया, वो एक तौर पर एक पपेट वाला ही किरदार निभा रहा है। हाँ, एक अमीर पपेट कह सकते हैं कि भाई जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, हर किसी को पैसा देगा। शुक्ला साहब, अब आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। आपको नहीं लगता ईरान ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की प्रेजेंस हो ना हो, दादा तो मैं हूं, वर्चस्व मेरा है, मैं एक शिया मुल्क हूं और एक शिया मुसलमान देश जो है वो मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली है। ना सऊदी अरेबिया मेरे खिलाफ अगर कभी सोचे भी कुछ कर पाए, शक्ति नहीं। कतर छोड़ दीजिए और तमाम देशों को छोड़ दीजिए, नंबर 1 मैं हूं। ये संदेश भी तो गया है। इजराइल को तो धूल चटाई अलग बात, लेकिन एक संदेश भी तो दे दिया ईरान। उनके जो मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही एडवांस है और इस क्लैश के दौरान नजर भी आए थे कि सारे के सारे जो मिसाइल उन्होंने छोड़े थे, जो सुपरसोनिक मिसाइल थे, वो अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब रहे थे। तो डेफिनेटली इन्होंने एक अपना वर्चस्व दिखाया है, अपनी मिलिट्री पावर भी दिखाई है। बट एट द सेम टाइम अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो इस समय एक ही ऐसा देश है जो ईरान के खिलाफ इजराइल के खिलाफ खुल के आया है सामने। पहले ये प्रॉक्सी के थ्रू हिजबुल्लाह और हमस के थ्रू लड़े थे और अब ये डायरेक्टली 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो अभी सिर्फ एक ही देश है जो खुल के सामने आया, किसी और देश ने सपोर्ट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्टेड भी है इसमें अभी। संजीव श्रीवास्तव जी, एक सवाल होगा, वो सवाल लोगों के मन में होगा। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब इजराइल और अमेरिका की तरफ से, चाहे नेतन्याहू की बात करें चाहे आप ट्रंप की बात करें, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन ईरान में चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बाद खामेनेई का जो व्यक्तित्व है और खामेनेई का जो कद है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। एक तो अपने मुल्क में, क्योंकि विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों की रही, और दूसरा इस्लामिक मुल्कों के भीतर भी खामेनेई को लेकर एक गजब का उत्साह और एक समर्पण की जो भावना है वो देखने में आ रही है। क्या खामेनेई का कद बढ़ा है इस युद्ध के बाद? देखिए, ईरान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं और लोगों का जो समर्थन इत्यादि की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कितनी सच हैं इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। क्योंकि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, ये अथॉरिटेरियन रिजीम है। ये अनेक तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने, क्योंकि हिजाब यदि कोई ठीक तरीके से अगर पहनता हुआ नहीं पाया गया तो संभव है कि मोरालिटी पुलिस वहां पे आके उनको डिटेन कर ले, और ये भी संभव है कि मैसा अमीनी की तरीके से उनकी हत्या कर दी जाए। ऐसी अनेक महिलाओं की वहां पर हत्याएं हुई हैं डिटेंशन में। और उसके अलावा जो लोकतंत्र की मांग करने वाले बड़े सारे लोग हैं जिनको कि जेलों में रखा गया है, बहुत सारे लोग डिटेन्ड हैं, बहुत सारे लोग एलिमिनेट किए जा चुके हैं, डिसअपेरेंस उनका हो चुका है। और 1979 के बाद से और उसके पहले का ईरान में अगर तुलना करें तो बिल्कुल बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी वो बहुत ही स्वतंत्र सोसाइटी हुआ करती थी, महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन ये जो वहां पर तथाकथित इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पर सारी चीजें बदल दी गई। तो ईरान में जो आम जनता है
उनके अंदर असंतोष भी बहुत है, लेकिन वो असंतोष दबा करके रखा जाता है, जैसा कि अथॉरिटेरियन सोसाइटीज में होता है। यानी संजीव सर, जो लग रहा था कि ये इस युद्ध के दौरान जो है एक गृह युद्ध जो है वो देखने को मिलेगा, तो संभवतः अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सीज फायर, खामनेई का कद भी आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि दब चीजें गई हैं, तो अब ये उठेगा नहीं। जी सर। नहीं, एक किरण जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वर्तमान समय की जो सिचुएशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इजराइल को अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को डेडली ब्लो, एक विनाशकारी क्षति पहुंचाने के वो उसने हासिल कर लिया है। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है वर्षों पीछे चला गया है। जरूर उसने अपने फिसल मटेरियल, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको संभव है कि कहीं और शिफ्ट कर दिया है क्योंकि रेडिएशन की कोई खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज थी वो भारी तबाही उसको हुई है, और वो जो तबाही है उससे उसका प्रोग्राम बहुत पीछे चला गया है। यानी उभरने में भी वक्त लगेगा, उभरने में वक्त लगेगा। यूके देवनाथ सर जी सर, लेकिन खामनेई की जो छवि है जी, यूके देवनाथ सर, हम आपके पास, क्योंकि इस बात को समझना होगा, अगर अमेरिका की एंट्री हुई इस युद्ध में सीधे तौर पर, तो 2-3 बातें थी जिसका जिक्र वो और हमेशा कर रहे थे। एक तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कि ये ईरान के पास नहीं होना चाहिए, जिसमें हम देख रहे हैं एक तरह से असफलता है, हटा लिया गया या कुछ सालों पीछे, लेकिन ईरान इस चीज से हटेगा नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पर वो लगातार आगे बढ़ते रहेगा। जो जिद है उसकी नाक और साख का जो सवाल है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो एक सत्ता परिवर्तन की बात की गई थी, जो लगातार जो कह रहे थे कि रिजिम चेंज होना चाहिए, खामनेई की सरकार जानी चाहिए, तो ये दोनों ही मोटो तो अमेरिका के यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कट खत्म हो चुके हैं, जिसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फेल्योर है। अब तक ईरान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन पिछले 12 दिन में इजराइल की एयरफोर्स ने और अमेरिका की एयरफोर्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का जो हश्र किया, इसके बाद तो ईरान छाती ठोक के बोलेगा बना रहे और क्या कर लोगे। तो अमेरिका की जो मंशा थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना है या शून्य करना है, वो नहीं हुआ। वरन अब तो और भी जोर शोर से आयतुल्ला खमानी या अगले खमानी या उनके बाद जो भी आयतुल्ला आएंगे वो बहुत जोर शोर से छाती ठोक के बनाएंगे, बना रहे हैं। देवनाथ जी, इस हमले ने पूरे ईरान को एक कर दिया है, इस बात को भी हमें देखना होगा। पूरे ईरान को एक कर दिया, जो लोग खामनेई के विरोध में भी थे वो भी समर्थन में अब आ जाएंगे और पूरा ईरान एक साथ इस पर अब काम करेगा। सवाल यहां मानसिकता का भी है। खामनेई की मानसिकता है कि हमें बनाना है, ठीक है, आपने हमें 4 साल पीछे कर दिया, लेकिन हम बनाएंगे जरूर। उस मानसिकता का अब कोई इलाज नहीं है, चाहे इजराइल के पास चाहे अमेरिका के पास। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद से लगातार हर साल, पिछले 46 साल में हर साल 2 बार 3 बार CIA, मोसाद और दूसरी एजेंसीज ने वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की है। एक अमेरिका का टूल किट ही है जो कि वो अलग अलग देशों में लगा देता है कि वहां की जनता में जो विरोधी पक्ष है उसको उछाल दो, वहां पे महंगाई बढ़ा दो, उनके पास इस तरह से सैंक्शन लगा दो कि नेशनल डेवलपमेंट शून्य हो जाए। हमने लास्ट उदाहरण देखा टूल किट का, अमेरिकन टूल किट का बांग्लादेश में। लेकिन इसके बाद तो अब ईरान में माहौल ऐसा है कि जो विरोधी थे, यानी जो अमेरिका के सपोर्टर थे, यानी जो शाह ईरान के रिजीम में फल फूल रहे थे, धनाढ्य लोग, करोड़पति लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो कि 1979 के बाद भाग गए थे, अब तो खमेनी उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने कि जहां पे इन जेलों में इनको रखा हुआ है वहां का जेल का दरवाजा बॉम्बिंग करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करे, टोटली अनसक्सेसफुल। देखिए, रूढ़िवादी जहां पे भी विचारधारा होती है, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर भी रूढ़िवादी विचारधारा होती है, युद्ध होने पर जो न्यूट्रल लोग होते हैं, फेंस सिटर बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में, जो रूढ़िवादी विचारधारा हमेशा फेंस सिटर्स को एडवर्स कंडीशन में एब्जॉर्ब कर लेती है। जो फेंस सिटर होते हैं, न्यूट्रल लोग होते हैं, जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि किस तरफ बैठेगा। लेकिन देवनाथ जी, आपकी फेंस सिटर, बिल्कुल आपकी फेंस सिटर वाली बात भी मैं समझ गया। एक आपने बांग्लादेश का उदाहरण यहां पर दिया, बांग्लादेश का आप उदाहरण दिया, अमेरिका का रोल उसमें नहीं नकार सकते, लेकिन अमेरिका कौन सा अमेरिका? वो जो पुराना अमेरिका।
अब डोनाल्ड ट्रंप नए अमेरिका हैं, यानी कि वो एक नया अमेरिका बनाना चाहते हैं जो कि युद्ध के खिलाफ खुद को बताता है, जो अपने ट्रूप्स के बॉडी बैग्स नहीं देखना चाहता। वो इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है कि भाई जब ईरान ने हमला किया तो सारी दुनिया और हम सब भी यही सोच रहे थे कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका ने बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक है अब टाइम है, आप संतुष्ट हो गए, अब बंद करते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप अगर होते तो मुझे इतना विश्वास है कि शायद रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, वो उसके भी फेवर में नहीं थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद ये बांग्लादेश वाला चैप्टर भी नहीं आता जहां पर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और एक अलग आइलैंड। आप भी सहमत हैं क्या मेरी बात से कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यहां पर इन्वॉल्व है तो अब वो डायनामिक्स नहीं है? रूढ़िवादी विचारधारा से लड़ाई तो उनकी है, लेकिन फिर वो सीरिया के प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, फिर किम जोंग उन से हाथ मिलाने वाला कोई है तो डोनाल्ड ट्रंप है। ये तो सबसे अलग वे में हैंडल करने वाले इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक सक्सेसफुल सीईओ हैं, और एक सक्सेसफुल सीईओ की यस आपके और हमारे जो बॉस ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमने सबने देखा होगा कि जो बॉस हमारे सक्सेसफुल होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप छुट्टी मांगिए फट से मना कर देंगे। आप देखेंगे ऐसे वाले ही जो बॉस और अचानक छुट्टी भी कर देंगे। बॉस बनते हैं। नहीं, छुट्टी दे देंगे, छुट्टी करेंगे होते हैं, आपको मालूम है 2 दिन की छुट्टी मांगी है मिल जाएगी, वो बॉस मिडिल लेवल पे जाके रिटायर हो जाता है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, जो सक्सेसफुल सीईओ होता है, उसमें 3 खास क्वालिटी होती है जो डोनाल्ड ट्रंप में है। एक तो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उनके दुश्मनों को भी पता नहीं लगता कि उनकी कंपनी का कब डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर कर देंगे, होस्टाइल टेक ओवर कर देंगे। यानी दुश्मन देश को भी नहीं पता लगता कि वो कब क्या, हाँ किस तरह से क्या कर देंगे। दूसरी चीज, जितने सक्सेसफुल सीईओज होते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन, स्ट्रेटेजिक मिसकम्युनिकेशन में यकीन करते हैं। वो बोलेंगे अंबानी आई विल टेक ओवर यू, पता लगा अंबानी का क्रैश हो गया। लेकिन अगर वो सेम चीज, सेम सेंटेंस टाटा को बोलेंगे, टाटा आई विल टेक ओवर यू, टाटा के शेयर्स में उछाल आ जाएगा। क्यों? इसकी जो परिभाषा है उनको मालूम है कि जब वो होस्टाइल टेक ओवर चाहे कंपनी का कर रहे हो या किसी देश का कर रहे हो, किस तरह से उस देश की या तो इज्जत ऊपर चली जाती है या इज्जत नीचे आ जाती है। ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बखूबी मालूम है। तीसरी चीज, अमेरिका के बारे में बता दूं, वहां डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिक्स हो, सबका अल्टीमेट एम यही है। दूसरे देशों में चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अगर वो अमेरिका के साथ नहीं है उसका डूम्सडे तैयार है। चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, दूसरे देशों में अगर कोई डिक्टेटरशिप भी है लेकिन वो अमेरिका के साथ है तो वो सक्सेसफुल डिक्टेटर है। हमने इस चीज को पिछले 70-80 साल में बार बार देखा, कोल्ड वॉर से लेके आज तक। अमेरिका जो है वो चाहता है कि दुनिया में सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप मुझे लग रहा है देवनाथ सर, यही चीज आने के डोनाल्ड बाद क्या ट्रंप फर्क में भी पड़ा है। मुझे लग रहा है संजीव सर इस बात को ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद शुक्ला सर हम आपके पास आएंगे। संजीव सर, क्या अनप्रिडिक्टेबल हम कहें या फिर ये कहें कि फेथ के लायक नहीं, जस्ट उनके कहे पर आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो अनकन्वेंशनल है, वो अनप्रेडिक्टेबल निसंदेह है, और वो एक जैसे मैं कहूँगा बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। और उनके जो चाहे विदेश नीति हो चाहे वो रक्षा नीति हो, सभी में एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच दिखाई देता है। वो जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। रशिया यूक्रेन के बीच में अगर वो शांति की बात कर रहे हैं तो उसमें उनको मिनरल डील मिली या नहीं मिली उनका एक बहुत ही प्राइम कंसर्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच में वो बेस कमीशन हुआ तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनका बड़ा कंप्लेन है। उनके बारे में लोग आर्टिकल क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये बड़ा उनका कंसर्न है। और ये जो पूरी जो सिचुएशन यहाँ पर बनी है, इसमें भी तुरंत ही उनका एक मैसेज आ गया, सीज फायर का मैसेज आ गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बिजनेस माइंडेड अप्रोच है वो निसंदेह उनको अन्य जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों से अलग करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में लेकिन संजीव जी एक महत्वपूर्ण बात, आप उनकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन है और वो अगर उनको ये देखा जाए कि दुनिया की भले की बात वो कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुझे नागवार गुजरता है कि वो केवल अमेरिका के हित की बात करते हैं और जहां पे अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हैं वहीं पर उनको शांति चाहिए। उन्हें कहीं और शांति से कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, अच्छी छवि उनकी है, युद्ध नहीं चाहते हैं, मतलब ड्रग्स, अल्कोहल, टेररिज्म इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव, ये भी उनके ऊपर जो है लेबल्स लगाए जाते हैं। आपकी क्या राय?
देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ग्लोबल हेजिमोन है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके जो है हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री बेसेस हैं लेकिन सभी ट्रंप पूरे 2 विश्व कदम में। आगे हैं उसमें हेजिमनी में भी। जी, ट्रंप उस हेजिमोनी को बनाए रखना चाहते हैं और उस हेजिमोनी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वो एक पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, शक्ति से शांति लाएंगे। और अन्य जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो डिप्लोमेसी वगैरह में ज्यादा यकीन रखते थे, शांति के पहल को ज्यादा वो जो है प्रेफर करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम भी शांति चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्पीचेज अगर देखें तो वो कहेंगे कि मैं तो शांति का मसीहा के तौर पे अपने आप को देखना पसंद करूंगा। लेकिन फिर पूछा उनको जाता है कि शांति आप कैसे लाएंगे, तो क्या एक शक्ति से शांति लाएंगे, जो अगर मेरी बात नहीं मानेगा उसको हम निस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो शांति लाने का जो शक्ति से शांति है या ये जबरदस्ती की शांति है? ये जी पूरी की पूरी डिबेट जो है पॉलिटिकल होती जा रही है और एक पर्टिकुलर नेता का कैरेक्टर देखा जा रहा है। मैं तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। आई कैन बी मिलिट्री सब्जेक्ट में डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि देखिए शक्ति और इससे आप जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्शन होता है एक तरह से वो शक्ति का ही प्रमाण जो है वो पेश करता है, इसीलिए कि इससे ही शांति लाने की जरूरत है। क्योंकि और पॉलिटिकल विल पावर के बिना कोई मतलब आर्मी वॉर पर जाएगी भी नहीं। लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया शुक्ला साहब। आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव आप समझाना चाहते हैं।